वाराणसी संकटमोचन मार्ग स्थित सत्कृति हॉस्पिटल के 12वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। उक्त अवसर पर निःशुल्क नाक, कान, गला, कॉक्लियर इम्प्लांट एवं शुगर का निःशुल्क कैंप लगाया गया। उक्त मौके पर कान, नाक, गला एवं कैंसर रोग सर्जन डॉक्टर अभिनीत जैन व डॉक्टर प्रियंका जी ने संयुक्त बताया कि सत्कृति हॉस्पिटल के 12वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। उक्त अवसर पर निःशुल्क नाक, कान, गला, कॉक्लियर इम्प्लांट एवं शुगर का निःशुल्क कैंप लगाया गया। ईएनटी स्पेशलिस्ट सत्कृति हॉस्पिटल विश्वस्तरीय मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। अस्पताल में नाक, कान व गले की गंभीर बीमारियों का इलाज दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है। दूरबीन द्वारा बिना बाहरी चीज के मरीजों का ऑपरेशन कर इलाज किया जाता है। दूरबीन विधि द्वारा नाक की टेढ़ी हड्डी आंख से लगातार पानी अगला आना, नाक के भीतर मांस का बढ़ना, गले की समस्या, टॉन्सिल, कान के पर्दे एवं कान की हड्डी के साथ साथ अन्य समस्या की जांच एवं ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन विधि द्वारा ही बिना चीरे एवं बिना बेहोश किए मरीजों के नाक की टेढ़ी हड्डी का इलाज किया जाता है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत जैन है। मैं सत्कृति हॉस्पिटल बनारस में ईएनटी सर्जन के पद पर कार्य करता हूं। और जैसा कि आज हमारे अस्पताल की 12वीं स्थापना दिवस है, तो आज एक विशाल नाक, कान, गला, कॉक्लियर इम्प्लांट स्क्रीनिंग और शुगर का कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें कि मरीजों के लिए निःशुल्क परामर्श रहेगा और अन्य तरह की जांच की सुविधाओं में दवाइयों पर एक विशेष छूट दी जाएगी मरीजों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्कृति हॉस्पिटल जो कि बनारस में स्थित है, इसका एक उद्देश्य है कि सन 2047 तक भारत को बहरेपन से मुक्त कराना है। बहरापन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए प्रति लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, उस चीज़ को नकार देते हैं। जब एक अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और हो सकता है उनको उस समय पर इलाज उनके लिए अवेलेबल ना हो, उनका पूरा तरीके से इलाज ना हो पाए। दूसरा, सत्कृति हॉस्पिटल का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस पूरे पूर्वांचल में नाक, कान, गले से संबंधित, मुंह के कैंसर से संबंधित मरीजों के लिए एक स्पेशल, एक एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल सुविधाओं का देना है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के नाक, कान, गले के ऑपरेशंस दूरबीन के द्वारा जो भी होते हैं वो किए जाते हैं। साथ ही चक्कर के मरीजों के लिए, खर्राटे के मरीजों के लिए और मुंह और गले के कैंसर के मरीजों के लिए विशेष जांच की एवं ऑपरेशन की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर? कहते हैं कि उपचार से भली सावधानी। वर्तमान में जो परिवेश हो रहा है, लगातार स्टूडेंट हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, और कोई एडिक्ट हो, कैसी दिनचर्या वो अपनावे सर के अपने आप को? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। उपचार से भली सावधानी वो हमेशा के लिए होता है, हर रोग के लिए होता है, किसी भी रोग के लिए कहें। कान के लिए खासतौर से, जैसे कि आजकल के समय में लोगों के लिए ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ का उपयोग बहुत हो गया है। तो मैंने देखा है अक्सर युवा लोग जो दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, ईयरफोन, हेडफोन लगाए रहते हैं, तो ये कान के लिए एक बहुत बड़ी जोखिम भरी समस्या होती है। आपको मालूम नहीं पड़ता, मगर धीमे धीमे आपकी सुनने की क्षमता बहुत हद तक कम हो जाती है। हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं कि मुश्किल से 25 से 26 साल के हैं और उनकी सुनने की क्षमता 70% तक कम हो गई। जब पूछने पे मालूम किया तो उन्होंने कहा, साहब हम दिन में 11 घंटे 12 घंटे ईयरफोन लगाए रहते हैं, ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, तेज आवाज़ में गाने सुनते हैं, रील्स देखते हैं। तो ये सब चीज़ें कान के लिए सही नहीं है। बेसिकली हमको तेज आवाज़ से, इन सब से बचना चाहिए और कानों में किसी भी तरह की दवाई या पानी का, जब तक डॉक्टर ना कहे, कुछ नहीं डालना चाहिए। कानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए, जैसे कि आम लोग होता है, कुछ भी हुआ, कान में थोड़ा बहुत तकलीफ हुई, दर्द हुई, उनका तेल डाल लीजिए, तो वो एक ख़राब चीज़ है। उससे आपके कान के चमड़ी, कान के पर्दे पे भी फ़र्क पड़ता है और कभी कभी सीवियर स्थिति में कान की नस पे भी वो तेल जो है फ़र्क पड़ देता है, जिससे कि फिर दिक्कत हो जाती है मरीजों को काफ़ी। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो गांव देहात में छोटे बच्चों को कान वगैरह में तेल डालते हैं, तो वो बहुत ही एक रूढ़िवादी प्रथा है और बिल्कुल गलत है। ये मान लीजिए कि यदि गांव में आपने 10 बच्चों के कानों में तेल डाला है, तो 4 से 5 बच्चों को भविष्य में कान के पर्दे में छेद होने, बहने की, मवाद की समस्या होनी ही होनी है। ये आप मान के चलें। मतलब बीमारी बच्चे को नहीं थी, आपने तेल डाल के दे दी। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि तेल बिल्कुल नहीं। आपको समस्या है, आपके यहाँ गांव में है, इंटीरियर में रहते हैं, डॉक्टर नहीं है, यदि एटलीस्ट कोई मेडिकल वाला है तो कोई ड्रॉप लेके डाल दें, मगर तेल नहीं डालें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है डॉक्टर को दिखाएं, वो कान देखेंगे अंदर, तब वो उसका प्रॉपर उसको इलाज कराएंगे और आपको भविष्य की समस्याओं से बचाएंगे।
नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका, सतकृति हॉस्पिटल की डायरेक्टर। मैं डायबिटोलॉजिस्ट यानी कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, मधुमेह रोगियों का इलाज करती हूँ। और आज सतकृति हॉस्पिटल जो है अपनी 12वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो सतकृति फाउंडेशन डे के इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में हमारा मकसद है कि हम लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, डायबिटीज़ रिलेटेड जो है जानकारियाँ उनको दें, उनकी काउंसलिंग करें। बिकॉज़ डायबिटीज़ जो है एक महामारी का रूप लेते जा रही है। लोगों को पता नहीं रहता, खबर नहीं होता कि उनका शुगर बढ़ गया है। और कई बार तो आकस्मिक जब कोई जांच होती है, कोई सर्जरी कराने जाते हैं, तब उन लोगों को मालूम चलता है कि वो उनका शुगर बढ़ा हुआ है और वो डायबिटिक हो चुके हैं। तो ये अवेयरनेस जो है बहुत ही ज़रूरी है और हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं आज कैंप के द्वारा भी और आप लोगों के द्वारा भी, कि डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम लाइफस्टाइल को दुरुस्त करके दूर रख सकते हैं। बेशक ही ये हमें अपने परिवार के लोगों से प्राप्त होता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर गलत लाइफस्टाइल भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो लाइफस्टाइल से हम यहाँ पर मीन कर रहे हैं कि हमारा दैनिक जो जीवन है, दिनचर्या है, वो एक अच्छा हो, हमारा खान पान जो है वो रेगुलेटेड हो, पौष्टिक भोजन हम लें, टाइम टाइम से लें, हमारी जो एक्सरसाइजेज है, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पैर जो है चलने के लिए बना है, तो लोग आजकल उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। चलना फिरना कम होते जा रहा है, सुविधा को हम लोग ज़्यादा जो है आजकल इम्पोर्टेंस देते हैं, गाड़ी से चल लिया, सीढ़ियों के बदले हम लोगों ने लिफ्ट ले लिया, एस्केलेटर का इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ की कमी हो रही है जिसकी वजह से मोटापा को भी बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी चीज़ की अब बहुत ही जो है आजकल टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो लोग बच्चे भी जो है बहकावे में आ जाते हैं, भटक जाते हैं और जंक फूड के प्रति उनका जो है ज़्यादा लगाव बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ जिस प्रकार से हमारे पूर्वज जो है पहले देखा गया था कि घर में ही हमेशा खाना बनता था, तो जब घर में भोजन बनता है तो वो सेहत से भरपूर भोजन होता है, क्योंकि उसमें जो है प्योर चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और वही बाज़ारी चीज़ों में जो है, चूँकि लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करना है और ऑफ कोर्स ये उनके इनकम का ज़रिया है, तो वो फैक्टर्स जो है उसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर हम घर का बना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, सेहतमंद भोजन लें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, वॉकिंग ही कर लें एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली और एक्टिव रखें, तो ये चीज़ें हमें बहुत दूर तक ले जाती हैं सेहतमंद रखने में, डायबिटीज़ को दूर रखने में। इसके अलावा लोग जो हैं आजकल नींद की आपूर्ति नहीं हो रही है लोगों को, तो समय पर सोना है, समय पर जगना है, इसका इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है। अगेन लाइक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं, सिस्टम पे बैठे रहते हैं, मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चे भी अब वंचित नहीं रह गए हैं, डायबिटिक होते जा रहे हैं मोटापे की वजह से। जी तो ये हाँ जी जी मैम, वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिलेबस। मैम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी appreciating generic medicines, but private hospitals not regularly using why? प्राइवेट मेडिसिन जो जेनरिक मेडिसिन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले भी यूज नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर मात्रा में, जो कि वो पेशेंट्स के लिए, जेब के लिए लाभदायक है। क्या कहेंगी मैम? इसके लिए तो मैं मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले वो सारी कंपनीज को बंद करवाएं और जेनरिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कराएं। ये हम डॉक्टर्स का काम नहीं है कि हम दवा की कंपनियों को बंद करवाएं। जब मोदी जी का कहना है कि जेनरिक मेडिसिन हर मरीज को पहुंचनी चाहिए, तो वो जेनरिक मेडिसिन तो मार्केट में है ही, कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है। जहाँ तक मेरी खुद की बात है, तो मैं पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ लिखती हूँ जो कि वो उनको गाँव में भी, दूर दराज इलाके में मिल जाए। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, जिससे कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो दवाइयों का ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को वो दवा उसके गांव से या उसके शहर से प्राप्त ना हो। बेसिक मकसद ये होना चाहिए। और जेनेरिक मेडिसिन अगर अच्छी बन रही है तो क्यों ना हम पेशेंट्स को जेनेरिक मेडिसिन दें। तो डॉक्टर को काम ये नहीं है कि वो जेनेरिक मेडिसिन का उत्पाद बढ़ाए या फिर पेशेंट्स को फोर्स करे कि आप जेनेरिक मेडिसिन लो। हमारा तो मकसद रहता है कि हमारे पास पेशेंट आया है तो हम उसका शुगर बढ़ा हुआ लेके आए तो उसको कंट्रोल करें।
तो हम दवाइयाँ लिखते हैं। और कई बार पेशेंट का फ़ोन आता है कि उसके गांव में, उसके जहाँ भी वो रहता है उसके एरिया में वो दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो हम लोग उसको सॉल्ट तक बताते हैं कि आप ये सॉल्ट नोट करो, जिस भी कंपनी की आपको वो दवा मिल रही है उस सॉल्ट के रूप में आप उसको लो, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो डॉक्टर का एक पेशेंट से बहुत ही अच्छा और एक बहुत अच्छा एक मोटिव रहता है डॉक्टर का, जो कि कहीं ना कहीं आज समाज में खोता जा रहा है। ये डॉक्टर पे ब्लेम आता है कि डॉक्टर अपनी भरपाई इस प्रकार से कर रहे हैं। तो कभी भी ये गलत धारणा, मेरे आप लोगों के द्वारा मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डॉक्टर के मन में कभी भी ये ऐसी धारणा नहीं आएगी कि उसका मरीज सही नहीं हो पाए और दवाई के चक्कर में इधर उधर घूमता रह जाए। तो हमें खुशी तभी मिलती है जब पेशेंट हमारे इलाज से सेटिस्फाइड हो और उसकी बीमारी कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में मैं वर्ड इसलिए यूज़ करी क्योंकि डायबिटीज़ को हम लोग कंट्रोल में ही रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है समाज में कि डायबिटीज़ को जड़ से हटा सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा, होम्योपैथ के द्वारा। तो गवर्नमेंट को मैं मतलब मेरे द्वारा अगर ये मैसेज पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये जो गलत धारणाएं समाज में है उसके लिए गवर्नमेंट को भी तो जागरूकता करनी चाहिए ना। अलग अलग मीडिया के द्वारा लोगों में ये बताना चाहिए उन लोगों को कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट उचित है, डायबिटीज़ हो या फिर और भी जो भी बीमारियां, जिसमें हम लोग अवेयर करके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ऐसी अवेयरनेस हम एज अ डॉक्टर्स अपना मूल्य टाइम देकर कर रहे हैं, तो समाज के और भी भागीदारों को आगे आना चाहिए। उसमें नेता भी शामिल है, उसमें आप लोग भी शामिल है, उसमें और लोग भी शामिल है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। होप कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।